हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और पिछले वीडियो में हम लोगों ने 4.1 के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। सो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करेंगे। डेट इज़ अपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज। बेसिक बातें जो भी करनी थी, चैप्टर की भी बेसिक, इस एक्सरसाइज के भी कुछ बेसिक बातें हम लोगों ने उस वाले वीडियो में, इससे पिछले वाले वीडियो में कर ली थी। तो आज डायरेक्टली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग करेंगे 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखो, अब फटाफट 2 मिनट के अंदर अंदर तुम लोगों को मैं फटाफट बता देता हूँ कि करना क्या है, क्योंकि जितनी बेसिक बातें थी हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियो में कर चुके हैं। वो वीडियो पहले देखना, उसके बाद ये वीडियो देखना, तभी समझ में आएगा अच्छे से। अच्छा ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों को सिंपली करना क्या है मालूम है? हम लोगों को क्वेश्चन में दो चीज़ें, जो भी टेक्स्ट बुक वाला है, हम लोगों को दो चीज़ें लिख के दे देगा। क्या क्या लिख के देगा मालूम है? वो हम लोगों को देगा इक्वेशन ऑफ कर्व। वो हम लोगों को क्या लिख के दे देगा? इक्वेशन ऑफ कर्व। और साथ में वो हम लोगों को लिख के दे देगा एक पॉइंट। क्या लिख के दे देगा? एक पॉइंट। इक्वेशन ऑफ कर्व लिख के देगा मतलब क्या हो सकता है? अपने को ऐसा लिख के दे दे y = x² + 6x + 5, ऐसा कुछ लिख के दे देगा। और साथ में एक पॉइंट लिख के देगा। पॉइंट मतलब समझ लो ऐसा दिया 4,1। और हम लोगों को बोला जाएगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन नॉर्मल ढूंढने के लिए बोलता है। तो हम लोग करेंगे क्या? ध्यान से सुनना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट एक लाइन है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल भी एक लाइन है। तो मैंने बोला था दोनों का ही इक्वेशन कौन से फॉर्मूले से मिलेगा? y - y1 = m × x - x1। याद है ये फॉर्मूला? स्लोप पॉइंट फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? स्लोप पॉइंट फॉर्मूला। याद है पिछले वीडियो में बताया था। तो ये टेंजेंट का इक्वेशन भी ऐसे मिलेगा। मान लो टेंजेंट है, टेंजेंट का इक्वेशन भी ऐसे मिलेगा। जो नॉर्मल है, नॉर्मल का इक्वेशन भी ऐसे मिलेगा। y - y1 = m x - x1। पर दिक्कत ये है, अगर ऐसा दोनों का फॉर्मूला सेम होगा तो यार दोनों में तब तो आंसर भी सेम आएगा ना। तो नहीं, देखो दोनों इक्वेशन में, टेंजेंट और नॉर्मल में सब कुछ सेम हो सकता है, बट एक चीज़ सेम नहीं होने वाली। क्या? उन दोनों का स्लोप। उन दोनों का स्लोप सेम नहीं होगा। तो स्लोप क्या करते हैं? एक काम करते हैं, इस वाले फॉर्मूले में जो टेंजेंट है, टेंजेंट का स्लोप मैं लिख देता हूँ m1, और यहाँ पे जो नॉर्मल है, नॉर्मल के स्लोप को मैं क्या लिख देता हूँ? m2। क्यों? ताकि हम लोगों को पता चले m1 बोला मतलब कि टेंजेंट का इक्वेशन निकाल रहा हूँ, टेंजेंट का स्लोप है। m2 बोला मतलब नॉर्मल का स्लोप है, नहीं नॉर्मल का इक्वेशन निकाल रहा हूँ। समझ में आया? तो ये दो इक्वेशन अपने को फाइंड आउट करने। अच्छा, ये दो इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए x1 y1 की वैल्यू चाहिए। तो जो पॉइंट दिया है ना, यही मेरे लिए x1 है, यही मेरे लिए y1 है। मतलब ये तो क्लियर हो गया, x1 और y1 तो क्लियर। देखो ये इसकी वैल्यू तो मिल गई। और अपने को क्या क्या चाहिए? और अपने को चाहिए m1 की वैल्यू और m2 की वैल्यू। और m1 और m2 की वैल्यू क्वेश्चन में लिख के नहीं दिए, तो m1 m2 अपने को निकालना पड़ेगा। तो m1 और m2 कैसे निकालेंगे वो चीज़ समझो। सबसे पहले जो इक्वेशन दिया है ना, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसको क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अपने को कुछ तो dy/dx मिलेगा। क्या मिलेगा हम लोगों को? dy/dx। क्या मिलेगा? इसको डिफ्रेंशिएट करने पे dy/dx। और ये जो dy/dx आएगा ना, यही हमारे लिए m1 होगा। यही हमारे लिए क्या होगा? m1 मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट डेरिवेटिव से मिलेगा। किससे मिलेगा? डेरिवेटिव। इक्वेशन ऑफ कर्व दिया होगा, उसका डेरिवेटिव निकालना, तो जो मिलेगा वो तुम्हारा m1 होगा, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। यानी कि m1 भी मिल गया। यहाँ पर देखो m1 भी मिल गया। उसके बाद m2 कैसे निकालेंगे? मैंने पिछली बार बताया था, नॉर्मल और टेंजेंट एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। जब भी दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो ना, तो वहाँ पर एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? m1 × m2 = -1। अब m1 की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे पता चल गई, इसमें पुट करो, m2 भी मिल गया। और फिर x1 y1 m1 m2 सब इसमें पुट करो और इक्वेशन निकल जाएगा। बहुत सिंपल है। देखो मैं क्वेश्चन कराना स्टार्ट करता हूँ, देखते जाओ। अगर नहीं समझ में आया तब बताना, ठीक है? वैसे ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं समझ में आए। ध्यान से देखो। अच्छा, पिछला वाला वीडियो देखे रहोगे तब समझ में आएगा, वरना तो ऐसा लगेगा 2 मिनट में क्या फटाफट लिख दिया मैंने। चलो ठीक है, स्टार्ट करते, क्वेश्चन करना, समझते जाएंगे। चलो यहाँ पर ये क्वेश्चन है। मैंने बाजू में सारे स्टेप्स लिख दिए, जो स्टेप्स मैंने अभी भी तुम लोगों को बताए, वो सारे स्टेप्स मैंने यहाँ पर एकदम मस्त में अच्छे से लिख के रखा हुआ है। एक एक स्टेप को देखते हैं, एक एक स्टेप को सॉल्व करते हो, देखते हैं अपने को आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। स्टार्ट करें? चलो चलते हैं। पहले तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करेंगे? यहाँ पर लिखा है स्टेप 1। यहाँ पर क्या लिखा है? स्टेप 1। क्या है स्टेप 1? अपने को फाइंड dy/dx। हम लोगों को डेरिवेटिव निकालना है। क्या निकालना है? डेरिवेटिव। अरे देखो, चैप्टर का नाम ही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो बिना डेरिवेटिव का कोई क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो पहला स्टेप क्या करना है? फाइंड dy/dx, यानी डेरिवेटिव निकालना है।
अच्छा डेरिवेटिव कहाँ से निकालेंगे? देखो ना, एक इक्वेशन दिया हुआ है। किसका इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ कर्व। इक्वेशन ऑफ कर्व अपने को लिख के दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व। मैं क्या लिखूंगा? गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व। तो क्या इक्वेशन दिया है? y इज इक्वल्स टू 3x² माइनस एक्स प्लस 1। ये मैंने लिख दिया गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व। ये दे रखा y इज इक्वल टू 3x² माइनस एक्स प्लस 1। अब मुझे क्या करना है? इसका dy/dx डेरिवेटिव निकालना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अच्छा डेरिवेटिव कैसे निकालते थे? पहले लिखते थे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। एक पूरा चैप्टर पढ़ लिए, इतना बड़ा चैप्टर पढ़ने के बाद इतना सा डेरिवेटिव निकालने नहीं आएगा तो मतलब क्या है? तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x लिखा, फिर क्या हो जाएगा? इधर भी d/dx लग जाएगा y के साथ, इधर पे भी d/dx लग जाएगा। किसके साथ? इसको पूरे इक्वेशन के साथ 3x² माइनस एक्स प्लस 1। खत्म। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद देखो ये y का डेरिवेटिव क्या आता था? dy/dx। याद है हम लोगों को? बहुत आसान था। dy/dx इज इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे बच्चा? देखो पहले इसका लेंगे 3x² का। मैंने कहा था 3 जो है कांस्टेंट है और कांस्टेंट x² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब कांस्टेंट किसी के साथ होता है तो उसको टच नहीं करते, उसका डेरिवेटिव नहीं लेते, गंदी बात। तो 3 को 3 ही रहने देंगे, टच नहीं करेंगे। x² का डेरिवेटिव लेंगे। x² का डेरिवेटिव क्या आता है? 2x। अब इतना भी मुझे बताना पड़े ना तो तुम लोगों के लिए ये चैप्टर अभी नहीं पढ़ना है, पहले जाओ फिर डिफरेंशिएशन पढ़ो। चलो ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या लिखा है? माइनस। तो मैं लिखता हूँ माइनस x का डेरिवेटिव क्या होता था? 1। कितना होता था? 1। फिर लिखा है प्लस, तो मैंने लिखा प्लस। फिर लिखा 1 लिखा हुआ है। 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? 0, क्योंकि 1 एक कॉन्स्टेंट है और कॉन्स्टेंट अकेला हो तो उसका डेरिवेटिव 0 आता है। खत्म। तो अब देखो आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? आगे कुछ यूं होगा कि ये तो ऐसे ही रहेगा, देयरफॉर dy/dx इज इक्वल्स टू 3 2 6x माइनस 1 और प्लस 0 का तो मतलब नहीं है, तो dy/dx निकल गया 6x माइनस 1। और इसी के साथ अपना फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। अपना फर्स्ट स्टेप क्या हो गया? क्लियर हो गया। इसको नीचे नहीं ले जा सकते हम लोग? देखो इसको नीचे लेके आ जाता हूँ थोड़ा सा। देखो ये जो अपना फर्स्ट स्टेप था ना, डिफाइन dy/dx, इट इज क्लियर हो गया। dy/dx अपने को मिल गया। कितना मिला? 6x माइनस 1। खत्म। अच्छा dy/dx निकाले क्यों? मैंने देखो सेकंड स्टेप 2 में लिखा है कि जो अपना m1 है, m1 यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का जो स्लोप है वो dy/dx से ही निकलता है। m1 का फॉर्मूला m1 इज इक्वल्स टू dy/dx और m1 का मतलब क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो मैं यहाँ पर पता है उसी चीज़ को अच्छे से लिखूंगा। मैं यहाँ पे उसी चीज़ को अच्छे से क्या करूँगा? लिखूंगा। मैं यहाँ पर लिखूंगा कि देयरफॉर m1 इज इक्वल्स टू dy/dx। सेम वैसे ही लिखेंगे कि m1 इज इक्वल टू dy/dx होता है और बाजू में ना रीज़न देना। बाजू में क्या देना? रीज़न कि m1 जो है वो क्या है? वह है स्लोप ऑफ टेंजेंट। देखो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि तुम बता दो, रियलिटी में स्लोप को m बोलते हैं, m1 और m2 नहीं बोलते। तो मैंने m1 m2 बोला, उसको कैसे पता चल गया m1 किसको बोला m2 किसको बोला? तो लिखना पड़ेगा ना बच्चा, m1 इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। m1 क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो मैंने लिख दिया m1 इज इक्वल टू dy/dx। m1 का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब बस ये लिख दिया, बस वो तसल्ली उसको मिल गई। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देयरफॉर m1 इज इक्वल्स टू, अब क्या करना मालूम है? dy/dx दिख रहा है, तो dy/dx तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया था, अभी भी निकाले थे 6x माइनस 1। तो उसको यहाँ पे पुट कर दो 6x माइनस 1। m1 कितना आ गया? 6x माइनस 1। पर ये जो m1 6x, m1 पता है m1 एक स्लोप है, स्लोप नंबर में चाहिए। स्लोप में x और y नहीं होता है, यहाँ पे x लिखा हुआ है, अपने को तो नंबर चाहिए। तो क्या करेंगे? तब पता है क्या करनी पड़ेगी? यहाँ पर x लिखा है ना, अपने को ना यहाँ पर x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। क्या पुट करनी पड़ेगी? x की वैल्यू। x की वैल्यू कहाँ से मिलेगी? क्वेश्चन में से। x की वैल्यू कहाँ से मिलेगी? क्वेश्चन में से। चलते ज़रा पीछे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखो, ये लिखा है 1,3, यही है मेरे लिए x1, y1। x1, y1 मतलब x1 क्या है? 1 है, y1 क्या है? 3 है। तो x1 जो 1 है ना,
तो वहाँ पे x की जगह पर ना वही पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे 1, क्या पुट करेंगे 1, क्योंकि यहाँ पे x1 की वैल्यू 1 दी है यार ना, जो यहाँ पे x1 y1 में जो x और y दिया रहता है वही x और y हम लोग स्लोप निकालते टाइम क्या कर देते, पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी दी है 1, तो चलो मैं वहाँ पे पुट करता हूँ, मैं वहाँ पे चलता हूँ, मैं वहाँ पर लिखता हूँ, मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा पुट x इज इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 पुट किया। तो देयरफॉर जो m1 था जिसका फॉर्मूला क्या था 6x की जगह पे क्या आ जाएगा, एक ब्रैकेट बना के 1 -1, तो देयरफॉर जो m1 रहेगा 6 1 जा कितना होता है 6 -1, देयरफॉर जो m1 रहेगा 6 -1 कितना होता है 5, 6 -1 कितना होता है 5, और इसी के साथ हम लोगों ने m1 फाइंड आउट कर लिया। m1 की वैल्यू कितनी आ गई 5, m1 की वैल्यू कितनी आ गई 5। बहुत आसान है, एक एक स्टेप फॉलो करते जाओ, लास्ट में एक थोड़ा सा समराइज करेंगे कर क्या रहे थे। तो m1 मैंने निकाला, m1 का फॉर्मूला dy/dx वहाँ पे निकाला था, पुट किया, x और y की वैल्यू ऊपर दी थी तो वो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया 1 और मेरा आंसर आ गया 5। इतना समझ में आया, इतना भेजे में घुसा पक्का। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस स्टेप्स वाले पार्ट को मैं नीचे लेके आता हूँ, थोड़ा इधर लेके आते हैं, स्टेप्स को साथ में लेके चलेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, हम लोग ने फर्स्ट स्टेप क्लियर कर लिया, सेकेंड स्टेप भी क्लियर कर लिया, अब चलेंगे स्टेप 3 पर। अब चलेंगे किस पर, अब चलेंगे किस पे, स्टेप 3 पे। तो स्टेप 3 देखो क्या दिया हुआ है, m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1 डालेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि अपने को m1 तो मिल गया पर अपने को m2 भी तो चाहिए। अच्छा, m2 क्या है, m2 मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का भी तो इक्वेशन निकालना है, उसका भी तो स्लोप चाहिए। तो m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1 में डालूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा कि देयरफॉर m1 इंटू m2, ऐसा लिख देते, तो ऐसा बना देते, नाउ m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1। और यहाँ पे बाजू में बता दूंगा कि m2 किसको माना भैया, m2 माना स्लोप ऑफ नॉर्मल को, m2 किसको माना, स्लोप ऑफ नॉर्मल को। उसको पता तो चले किसको 1 बोल रहा हूँ, किसको 2 बोल रहा हूँ। ऊपर बताया 1 टेंजेंट को बोल रहा हूँ, तो 2 किसको बोलूँगा, नॉर्मल को बोलूँगा, सीधी सी बात है। तो m2 इज स्लोप ऑफ नॉर्मल, इतना समझ में आया। अच्छा, इसमें कुछ वैल्यू मुझे पहले से पता है, मैंने m1 अभी तो निकाला था, ऊपर इतनी मेहनत करके 5 आया था, तो मैं लिख देता हूँ m1 की जगह पे 5 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1। मुझे m2 की वैल्यू चाहिए ना, तो 5 को उधर पे भेज दो, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो देयरफॉर m2 इज इक्वल्स टू -1, तो वहाँ पे पहले से था, डिवाइड में चला गया 5, तो अपॉन में 5, m2 भी निकल गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकल गया। देखो, स्लोप ऑफ टेंजेंट भी निकल गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकल गया, m1 भी निकल गया, m2 भी निकल गया। समझ में आया। चलो ठीक है, अब आगे के स्टेप्स पे चलते हैं, आगे के स्टेप्स पे चलते हैं, देखते हैं आगे के स्टेप्स हैं क्या। उसको थोड़ा नीचे लेके आते हैं, तुम नीचे आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर ऐसे कोने में बैठो आके, चलो इधर परेशान मत करो। देखो, हम लोगों का स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया, स्टेप 3 हो गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल दिए। स्टेप 4 क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और कैसे निकालेंगे, टेंजेंट क्या है, लाइन है, तो उस लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, वही स्लोप पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, बस यहाँ पे m की जगह पे क्या लिखेंगे, m1। समझ में आया, क्यों, क्योंकि टेंजेंट के स्लोप को m1 माना था। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि बाय, देखो यहाँ पे लिखना पड़ता है, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होगा, y माइनस y1, लिखा है ना, y माइनस y1 इक्वल्स टू m1। क्यों, क्योंकि m1 स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ब्रैकेट में x माइनस x1। समझ में आया कुछ। तो चलो वैल्यू पुट करना चालू करते हैं। देयरफॉर y माइनस y1 की जगह कौन सी वैल्यू, देखो ऊपर जो वैल्यू दी थी x1 y1 की, वही सब पुट करनी है। तो ऊपर क्या वैल्यू दे रखी थी, वैसे ऊपर वैल्यू क्या दे रखी थी, 1,3, x1 1 है, x2 कितना है, y1 कितना है, 3 है। तो मैं लिखता हूँ, मैं y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m1 x माइनस x1। तो y माइनस y1 देखो कहीं पे लिख दूँ क्या, एक काम करो ना, इधर ही लिख देते हैं, इधर ही लिख देते ताकि अपने को याद रहे। मैं इधर ही लिख देता हूँ कि पुट x1 की वैल्यू ऊपर कितनी दी है 1, y1 की वैल्यू ऊपर कितनी दी है 3, और m1 हम लोगों ने ऊपर निकाला, कितना निकाला था 5। मैंने यहाँ पर लिख दिया। देखो, इससे पता क्या होगा, एग्जामिनर को भी पता चलेगा
कि वैल्यूज ये थी, मुझे भी याद रहेगा, तो मैं कोई गलत वैल्यू नहीं पुट करूँगा। तो चलो ठीक है, देयरफॉर वाई को वाई रहने देते हैं, माइनस y1 कितना दिया है 3, तो 3 लिख दिया, इज इक्वल्स टू m1 किधर है, किधर m1, ये रहा 5, फिर एक ब्रैकेट बनाया तो मैंने लिखा ब्रैकेट x की जगह तो कुछ नहीं डालेंगे, x ही रहेगा, माइनस, तो माइनस x1 कितना दिया है, x1 दिया है 1, तो मैंने यहाँ पे x1 की जगह क्या डाल दिया 1, खत्म। अब बस इसको सॉल्व करना, इक्वेशन आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, इधर तो कुछ होने वाला नहीं है, y और 3 का कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, तो y माइनस 3 एज इट इज़। यहाँ पर 5 ब्रैकेट के बाहर है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 पर मल्टीप्लाई होगा x से, तो क्या हो जाएगा 5x, फिर बीच में माइनस दिया है तो बीच में माइनस लिखूंगा, 5 बार जाके मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 5 1 से कितना हो जाएगा 5, देखो 5 एक बार x से मल्टीप्लाई हुआ तो 5x, 5 इंटू 1 कितना हो गया 5 हो गया, खत्म। अच्छा, इक्वेशन कैसे निकालते हैं, सब कुछ एक साइड में होता है, दूसरे साइड क्या होता है 0, दूसरे साइड क्या होता है 0। तो मैं एक काम करता हूँ ना, इधर पे y-3 पहले से, इधर पे y-3 पहले से, उन दोनों का ना इधर लेके आता हूँ। ये जो 5x है, ये जब इधर आएगा, देखो 5x है, जब इधर आएगा उधर प्लस 5x, इधर आके क्या हो जाएगा -5x, खत्म। तुम लोग बोलोगे अरे नहीं -5x है, याद रखना कभी भी किसी भी नंबर का साइन उसके राइट में नहीं लेफ्ट में होता है, इसके लेफ्ट में कुछ नहीं, यानी प्लस था, इधर पे आएगा तो -5x होगा, खत्म। वो जो -5x है उसको भी इधर लेके आता हो, तो इधर आके क्या हो जाएगा +5। देखो क्या हुआ तेरा वादा, इधर देखो, यहाँ पर देखो, ये 5x था, इसको यहाँ से यहाँ पे लेके आया तो -5x हो गया, ये 5 था, इसको यहाँ से यहाँ पे लेके आया -5 था, इधर आके +5 हो गया, तो उधर बचा क्या, उधर तो कोई बचा ही नहीं, तो 0, उधर तो कोई बचा ही नहीं, तो मैं क्या लिखूँगा 0 लिखूँगा, क्या लिखूँगा 0। अब अपने बेसिक से कैलकुलेशन मैथमेटिक्स लगाते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने को पता है यार, कभी भी पहले देखो मैंने फॉर्म बताया था, याद है फर्स्ट वाले वीडियो में, ax + by + c = 0, तो पहले ax होना चाहिए, ax यानी x वाला टर्म, तो x वाला टर्म कौन सा है, ये है ना, तो पहले इसको लिख देता हूँ -5x, फिर y वाला टर्म आता है by, तो y वाला टर्म कौन सा ये है, तो मैं लिख देता हूँ +y, फिर c आता है, c यानी नंबर यहाँ पर देखो 2 है, एक नंबर क्या है +5, एक नंबर क्या है +5, एक नंबर क्या है -3, 5 - 3 कितना होगा 2, 5 - 3 कितना होगा 2, तो यहाँ पे और बड़ा नंबर 5 है प्लस में, तो +2, मतलब +2 = 0। ये मिल गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये क्या मिल गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अच्छा एक चीज़ याद रखना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिलने के बाद भी एक चीज़ याद रखना, हो सकता है कि तुम लोग जब टेक्स्ट बुक में आंसर देखो तो टेक्स्ट बुक में आंसर ऐसा दिया हो, -5x की जगह +5x लिखा हो, +y की जगह -y लिखा हो, +2 की जगह -2 लिखा हो, तो मैं क्या बोल रहा हूँ वो गलत नहीं है, हमारा भी गलत नहीं है। देखो होता क्या है, अगर इन तीनों को मैं इधर से उधर भेज दूँ तो -5x उधर जाके क्या बन जाएगा +5x, ये +y उधर जाके -y, देखो ऐसा हो जाएगा, ये देखो ये -5x है, ये उधर जाएगा क्या बन जाएगा +5x, ये +y उधर जाके बन जाएगा -y, ये +2 उधर जाके क्या बन जाएगा -2, इधर कुछ नहीं बचेगा यानी 0। तो इक्वेशन तो ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी इसी को सीधा करके लिख देगा, तो इक्वेशन ये भी राइट है, इक्वेशन ये भी राइट है, अपनी मर्जी कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, सब पे मार्क्स मिलते हैं। समझ में आया, ये मिल गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्या मिल गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब अगला स्टेप देखते हैं, स्टेप वाले भैया को नीचे लेके आते हैं, चेक करते हैं, पूछते हैं इनसे क्या करना है। स्टेप 5 क्या है, y - y1 m2 x - x1 इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना चालू करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नाउ, बाय कौन सा फॉर्मूला, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्मूला, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। स्लोप पॉइंट फॉर्मूला लगा के मैं क्या निकाल रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल रहा हूँ। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या है, y - y1 = m2 ब्रैकेट में x - x1, सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे m2 है। वैल्यू याद है, x1 की वैल्यू क्या डालने वाले थे, x1 की वैल्यू थी 1, y1 की वैल्यू कितनी थी 3, और m2 कितना आया था -1/5 आया था। अगर तुम लोगों को याद हो तो, नहीं याद हो तो पीछे चल के चेक कर लो एक बार, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, सारी वैल्यूज पुट करते हैं फटाफट। देखो y तो y रहेगा, माइनस y1 किधर है, इधर रहा 3, इक्वल टू, तो इक्वल टू m2 किधर है, इधर है -1/5, फिर ब्रैकेट x किधर है, ये रहा 1, नहीं x की जगह पे x नहीं है, x तो x ही रहेगा, माइनस x1 किधर है, ये रहा 1, खत्म। समझ में आया, आज पर पूरी वैल्यू पुट कर दी मैंने फटाफट।
जिसकी चीज़ वैल्यू मिलाई y1 की वैल्यू 3, m2 की वैल्यू -1/5, x की जगह x, x1 की जगह 1 वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। फटाफट तो नहीं पढ़ा रहा मैं, नहीं मुझे नहीं रहता फटाफट पढ़ा, क्योंकि बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो 5 है ये यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है ना, इसको इधर से ना उधर भेज दो, क्योंकि हम लोग को डिवाइड अच्छा नहीं लगता। तो अगर मैं इस डिवाइड को इधर से उधर भेज दूँ, डिवाइड बाय 5 इधर से उधर भेजूँ, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5। तो वो जो 5 है, ये जो 5 है ये इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कुछ ऐसा मिलेगा 5 और ब्रैकेट में ये पूरा y-3 इक्वल टू, वहाँ पे बाहर क्या बचा, -1 बच गया, अपॉन का 5 तो इधर आ गया, -1 बच गया, और ब्रैकेट में x -1 ऐसा बच रहा है। अब देखो होगा क्या, 5 एक बार y से मल्टीप्लाई होगा, देखो 5 एक बार y से मल्टीप्लाई होगा, 5 एक बार 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो आएगा क्या, 5 × y 5y, बीच में माइनस है, 5 3 15 इक्वल्स टू, इधर क्या होगा, इधर कुछ यूँ होगा कि -1 एक बार x से मल्टीप्लाई होगा, -1 एक बार 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो होगा क्या, -1 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, -x, -1 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 1 1 1, खत्म। अब क्या करना होता है, फॉर्मूला क्या था, मतलब इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ax by c = 0, साइड 0 होता है, तो सब कुछ इधर ले लो। तो ये 5y इधर ही रहने दो, -13 को इधर ही रहने दो, वो -x को इधर लेके आओ, क्या हो जाएगा, +x, वो +1 को इधर लेके आ जाओ, क्या हो जाएगा, -1 = 0। पर ये तो एक अच्छा तरीका नहीं है ना इक्वेशन लिखने का। पहले किसको लिखा जाता है, ax, तो ax, x वाला टर्म पहले लिखते हैं, तो ये रहा x, फिर क्या लिखते हैं, by, मतलब y वाला टर्म, तो y वाला टर्म किधर है, ये रहा 5y, तो मैं लिख देता हूँ +5y, फिर c यानी जो कांस्टेंट, जो नंबर बचा वो, तो नंबर देखो यहाँ पे दो है, -13 और -1। पता है जब दोनों नंबर माइनस में तो प्लस करके आंसर माइनस में लिखते हैं, तो -13 -1 को ऐड करेंगे तो 14 और आंसर माइनस में लिखते तो -14, तो -14 = 0। ये हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म। मे भी तुमको लगाओ कि अरे क्या क्या कर दिए, इतना सारा कुछ कर दिए, नहीं कुछ भी नहीं किए। इधर देखो मैं बताना चालू करता हूँ, इसको इस बार डिलीट कर देते, दो इसको ना डिलीट कर देते, इसकी ज़रूरत अब अपने को नहीं होनी चाहिए समझने के लिए। यहाँ पर देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर देखो किया क्या हम लोगों ने सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कर्व दिया था, पॉइंट दिया था, हम लोग को लगा इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन के लिए दोनों का स्लोप चाहिए, टेंजेंट का भी स्लोप, दोनों का इक्वेशन निकालना है, तो टेंजेंट का भी स्लोप चाहिए, नॉर्मल का भी स्लोप चाहिए। तो पहले दोनों का स्लोप निकाले, कैसे निकाले, पहले जो इक्वेशन दिया था कर्व का उसको डिफ्रेंशिएट किए तो dy/dx मिला, और यही dy/dx अपने को क्या निकाल के देता है, m1 यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट एक बार मिल जाए, तो उसकी वैल्यू पुट करते हैं m1 × m2 = -1 वाले फॉर्मूले में, और m2 यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल भी मिल जाता है। एक बार दोनों का स्लोप मिला तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला लगाओ, सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पे m1 रहेगा, वैल्यू डालो, इधर उधर करो, इधर उधर करने तो तुमको आना चाहिए, है ना, और इक्वेशन निकल जाएगा। सेम एक बार हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल वाले का फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें m2 x1 x1 y1 की वैल्यू डालेंगे, इधर उधर थोड़ा सॉल्व करेंगे और अपने को फॉर्मूला मिल जाएगा, अपने को इक्वेशन मिल जाएगा। समझ में आया कुछ भी, पक्का, चलो ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो मैं बता रहा हूँ, देखने में अगर तुमको हार्ड लग रहा है तो जस्ट एक बार प्रैक्टिस करके देखो, एक बार क्वेश्चन सॉल्व करके तो देखो, अपने आप सब क्लियर होते चले जाएगा। वो जो स्टेप्स मैंने लिखे थे ना, वो सारे स्टेप्स बाजू बाजू में लिख लो, फिर उसको देखो और सॉल्व करो, स्टेप्स दिमाग में रखो, सब क्लियर होते चले जाएगा। स्टेप्स लिखा क्यों है मालूम है, देखो लेंदी बहुत है, बहुत कुछ करना है, पहले डेरिवेटिव निकालना है, देखो पहले डेरिवेटिव निकालना है, फिर m1 का फॉर्मूला लगाना है, m1 निकालना, फिर m2 निकालना, फिर उसके बाद स्लोप पॉइंट फॉर्मूले में पुट करना, सॉल्व करना बहुत कुछ है, याद नहीं रहता, इसलिए स्टेप्स लिख के दिए, स्टेप्स को दिमाग में बिठा लो, वरना और बाकी सॉल्व करना तो बहुत आसान है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 भी तुम लोगों के लिए मैंने बाजू में ही देखो लिख लिया है, सारे स्टेप्स लिख के रख लिए, ठीक है। तो हम लोगों को अब याद तो हो चुका है ना, फिर भी अगर अपने को ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे। काम करते इसको हम लोग छोटा बना देते, थोड़ा सा छोटा कर देते। क्यों छोटा कर देते, क्योंकि अब हम लोग उससे थोड़ा वाकिफ़ हो चुके हैं कि उसमें करना क्या होता है। फर्स्ट स्टेप क्या होता था, फाइंड dy/dx, इक्वेशन ऑफ कर्व लिखेंगे, dy/dx निकालेंगे। तो मैं पे सॉल्व करना चालू करता हूँ। पहले मैं लिखता हूँ गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व
गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व। क्या दिया इक्वेशन, ये लिख के दे दिया, तो मैं भी लिख लेता हूँ 2x² प्लस 3y² इक्वल्स टू 5। ये क्वेश्चन लिख के दे दिया। मुझे सबसे पहला काम क्या करना है, dy/dx निकालना है। तो dy/dx यानी डेरिवेटिव निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखूंगा ना, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। अब जैसे ही डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करूंगा, इस साइड भी d/dx लग जाएगा, इस पूरे के साथ 2x² प्लस 3y² के साथ, उस साइड भी d/dx लग जाएगा, किसके साथ, 5 के साथ, खत्म। उसके बाद होगा क्या, उसके बाद बेसिक डेरिवेटिव जो हम लोगों ने पढ़ रखा था उन्हीं के रूल्स लगाने अपने को। देखो ध्यान से, मैंने तुम लोगों को डेरिवेटिव, चलो इन सब का डेरिवेटिव निकालते हैं और थोड़ा थोड़ा रिकैप करने की कोशिश करते हैं डिफरेंशिएशन में जो पढ़े थे। यहाँ पे 2x² का डेरिवेटिव निकालना है। 2x² में देखो पहली बार 2 की करते हैं, तो 2x² के साथ है, कांस्टेंट जब किसी के साथ हो तो उसका डेरिवेटिव नहीं लेते, तो 2 को एज इट इज मैं लिख दूंगा 2। फिर x² का डेरिवेटिव तुम लोगों को पता है क्या होता है, 2x होता है, खत्म हो गया। फिर बीच में प्लस लिखा है तो मैंने बीच में प्लस लिखा। फिर 3y² का डेरिवेटिव लेना है। 3y² में 3 जो है वो y² के साथ है, जब कांस्टेंट किसी के साथ हो तो उसका डेरिवेटिव नहीं लेते, तो 3 को मैं एज इट इज लिख दूंगा। y² का डेरिवेटिव, अरे जैसे x² का 2x होता है वैसे y² का डेरिवेटिव क्या होगा, 2y होगा। लेकिन फ़र्क क्या होता था, मैंने तुम लोग को बताया था कि जब भी कहीं पर y का डेरिवेटिव लेते हैं तो उसके साथ में डॉट dy/dx भी डालते हैं। याद करो डिफरेंशिएशन चैप्टर, x का डेरिवेटिव नॉर्मली लेते हैं, y का भी वैसे ही लेते हैं, बस साथ में क्या डालना पड़ता है, डॉट dy/dx। समझ में आया। फिर चलते इक्वल टू, तो इक्वल टू उस साइड क्या है, 5 का डेरिवेटिव कितना होता है, 0। 5 का डेरिवेटिव कितना होता है, 0। समझ में आया, सबका डेरिवेटिव लिया। अब तो सॉल्व कर दे, देखो 2 2 ज़ा 4, 4x, फिर प्लस 3 2 ज़ा 6, 6y, और साथ में dy/dx, साथ में dy/dx इक्वल्स टू, वहाँ पे क्या है 0, वहाँ पे क्या है 0। अब मुझे निकालना क्या था, मालूम, मुझे चाहिए dy/dx, सिर्फ dy/dx चाहिए मुझे। हाँ, तो हम लोग क्या करते थे, याद करो डिफरेंशिएशन चैप्टर, हम लोग dy/dx को अपने पास रखते थे, बाकी सबको एक एक करके उस साइड भेजना चालू करते थे। तो इधर पे भी वही करेंगे, हम लोगों को सिर्फ dy/dx चाहिए ना, तो मैं dy/dx को अपने पास रखूँगा, बाकी सबको एक एक करके उस साइड भेजना चालू करूँगा। मतलब कि dy/dx किधर दिख रहा है, इधर पे, तो इस टर्म को इधर ही रखो, इस टर्म को इधर ही रखो, ये 6y dy/dx, 6y dy/dx, इसको इधर ही रखो इक्वल्स टू, ये जो 4x दिख रहा है ना, 4x, ये 4x को भेज दो उधर, क्योंकि ये इसके पास dy/dx नहीं है, तो इसको उधर भेजूंगा तो उधर जाके क्या हो जाएगा, इधर पे प्लस 4x था, उधर जाके क्या हो जाएगा, -4x। क्या हो जाएगा, -4x। मुझे सिर्फ dy/dx चाहिए, तो ये 6y इधर क्या कर रहा है, इसको भी तो उधर भेज देंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लायर है, इसको उधर भेजूंगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा dy/dx, वहाँ पर क्या है -4x पहले से है, ये वहाँ पे गया तो हो गया डिवाइड में 6y, क्या गया, डिवाइड में 6y। अब देखो जरा इन दोनों में कुछ कट रहा है क्या, कुछ भी कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है तुम लोगों को इसमें, हाँ मुझे दिखाई दे रहा है कैंसिल आउट होता हुआ, क्या, dy/dx इज इक्वल्स टू, ये 2 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, इसको मैं काट सकता हूँ, 2 2 ज़ा 4 होता है, 2 3 ज़ा 6 होता है, तो आंसर क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे ऊपर -2x, नीचे क्या लिखेंगे 3y, ये आ गया अपना dy/dx, ये आ गया अपना dy/dx यानी कि डेरिवेटिव। अब अगर तुम लोगों को याद हो तो यही dy/dx अपने को क्या निकाल के देता है, m1 निकाल के देता है, याद है, m1 निकाल के देता है। नहीं याद है तो ऊपर आओ, चलते हैं स्टेप्स पे, देखो यहाँ पर dy/dx से अपने को क्या निकाल के देता है, इधर देखो, देखो m1 = dy/dx, याद करो। चलो अब नीचे चलते हैं, इसको इधर ही छोड़ते हैं, हम लोग नीचे चलते हैं, ठीक है, नीचे चलते, dy/dx मिल गया, अब m1 निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, m1, नीचे करूँ थोड़ा और, चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ therefore m1 = क्या होगा, dy/dx, फॉर्मूला अपने पास। और जब तुम लोग ऐसा लिखोगे तो मैंने बताया था, बाजू में बता देना कि m1 किसको माना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट को, m1 किसको माना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट को m1 माना है, समझ में आया। अच्छा चलो ठीक है, therefore m1 = dy/dx यानी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव की वैल्यू हमने निकाली थी, देखो इधर ही आया था -2x/3y, तो मैं लिख देता हूँ -2x
अपॉन में 3y, dy अपॉन dx की जगह क्या लिख दिया -2x अपॉन में 3y। समझ में आया? इतना आसान था पक्का। अच्छा देखो, अब मैंने कहा m1 की वैल्यू नंबर में चाहिए, x और y में थोड़ी चाहिए, तो x और y की वैल्यू कहाँ से मिलती है? ऊपर क्वेश्चन में से। तो क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या वैल्यू दी है अपने को। क्वेश्चन में वैल्यू अपने को गिवन है 1,1, मतलब x की जगह पे भी 1 आएगा, y की जगह पे भी क्या आएगा? 1 आएगा। तो चलो नीचे चलते हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पुट, क्या लिख देता हूँ? पुट x इजिकल्स टू 1, y इजिकल्स टू 1। तो देयर फॉर m1 जो होगा वो क्या हो जाएगा? -2x की जगह पे 1, नीचे 3 y की जगह पे 1। तो देयर फॉर m1 इजिकल्स टू क्या होगा? 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3। ये निकल गया अपना m1। ये क्या निकल गया हमारा? m1 निकल गया। समझ में आया? यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल चुका है। अब क्या करेंगे? अब निकालेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते हैं? याद करो, m1 इंटू m2 इजिकल्स टू -1 वाला फॉर्मूला लगा के। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि नाउ, मैं यहाँ पे लिखूँगा कि नाउ m1 इंटू m2 इजिकल्स टू -1। अब मैं बाजू में बता दूंगा ये m2 कौन सी नई प्रजाति आई है क्या? m2 इज स्लोप ऑफ नॉर्मल। m2 क्या है? स्लोप ऑफ नॉर्मल। देखो मूवी होता है ना, मूवी चलती है, जैसे कोई नया कैरेक्टर आता है तो उसके बारे में बताया जाता है कि दिस इज़ कमलेश विश्वकर्मा, ये हमारे मूवी का हीरो है, ऐसा कुछ इंट्रोडक्शन दिया जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर जैसे हम लोग ने ऊपर m1 को इंट्रोड्यूस किया तो लिखे m1 इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। यहाँ पर m2 पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है ना, उसको लिखे m2 इज स्लोप ऑफ नॉर्मल। समझ में आया? अब चलो जिसकी वैल्यू पता है पुट कर दो। m1 मुझे पता है -2/3, -2/3। अच्छा m2 तो एज इट इज़ रहने देंगे, इक्वल्स टू क्या है? -1। मुझे m2 की वैल्यू चाहिए ना, तो एक काम करता हूँ m2 को इधर ही रखता हूँ, -1 तो यहाँ पे पहले से, इन दोनों को उधर भेजता हूँ। ये डिवाइड बाय 3 उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 3। ये मल्टीप्लाई में -2 उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में -2। ख़त्म। तो होगा क्या इसके आगे? होगा कुछ यूँ कि मैं लिखूँगा देयर फॉर m2 इजिकल्स टू, माइनस और माइनस कट जाएगा, 1 3 ज़ा 3 अपॉन में 2 तो 2 ही रहेगा। ये मिल गया m2, यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल भी मिल गया। स्लोप ऑफ नॉर्मल भी मिल गया। फाइनल काम क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। एक काम करते हैं, एक पार्टीशन बनाते हैं, उधर ही निकालते हैं। एक पार्टीशन बनाते हैं, उधर ही स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या करते हैं? निकालते हैं। यहाँ पर निकालते हैं। चलो अब एक पार्टीशन बनाए, यहाँ पर निकालते हैं। नाउ अब निकालेंगे बाय, देखो मैं लिखता हूँ बाय स्लोप पॉइंट फॉर्मूला। नाउ भी मत लिखो, डायरेक्टली लिख दो बाय स्लोप पॉइंट फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? स्लोप पॉइंट फॉर्मूला। क्या निकाल रहे हैं हम लोग? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल रहे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला क्या था? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m1 ब्रैकेट में x माइनस x1। यही फॉर्मूला था ना, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m1 ब्रैकेट में x माइनस x1। तो चलो ठीक है, पुट करते हैं। वैल्यू पर ही लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, है ना, कि पुट x1 की वैल्यू कितनी दी है? ऊपर 1 दी है। y1 भी कितना दे रखा है? 1 ही दे रखा है। और m1 हम लोगों ने अभी भी निकाला था -3/2। -3/2 आया था ना पक्का? यहाँ पे देख लो एक बार, याद नहीं मेरे को। m1 यहाँ पे निकाले थे, -2/3 आया था। क्या आया था? -2/3। अच्छा हुआ नहीं लिखा, सॉल्व नहीं किया, वरना गलत हो जाता खा। अभी लिख देता हूँ -2/3। ख़त्म। तो चलो पुट करते हैं वैल्यू सबको। y तो y रहेगा, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो लिख दिया 1 इक्वल्स टू m1 दिया है। m1 की वैल्यू क्या? -2/3, तो लिख दिया -2/3। फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट बनाया, फिर x लिखा है तो x लिखा, फिर माइनस है तो माइनस x1 कितना दे रखा? 1, तो 1 ये रहा। खत्म। उसके बाद क्या करेंगे? मैंने कहा डिवाइड बाय 3 लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, डिवाइड देख के अच्छा नहीं लगता अपने को, तो डिवाइड बाय 3 को इस साइड लेके आता हूँ। उस डिवाइड बाय 3 को इधर लेके आता हूँ, तो इधर आके वो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई, आ जाएगा तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई किसके साथ? पूरे y-1 के साथ। तो ब्रैकेट में y-1 इक्वल टू, उधर बचा क्या? 3 तो इधर चला गया, तो बचा क्या? -2, तो -2 ब्रैकेट में x-1। ख़त्म। इतना समझ में आ गया? चलो देखो, इतना आ गया। उसके बाद क्या करेंगे?
थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, उसके बाद थोड़ा सा और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, पार्टीशन को थोड़ा और बड़ा बनाएंगे। तो देयरफॉर अब देखो, पहले ये 3 मल्टीप्लाई होगा y में, फिर ये 3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। 3 जब y से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 इंटू वाई 3y, बीच में माइनस है तो माइनस, फिर 3 वन सा कितना हो जाएगा 3, इतना समझ में आया। 3 इंटू वाई 3y हो गया, फिर माइनस है, फिर 3 वन सा 3 हो गया, खत्म। फिर दिया इक्वल टू, मैंने लिखा इक्वल टू, फिर क्या होगा, जो 2 है -2 एक बार x से मल्टीप्लाई होगा, फिर -2 एक बार -1 से मल्टीप्लाई होगा। तो -2 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा -2x, फिर -2 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 2 वन ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस 2 वन ज़ा 2। इतना समझ में आया क्या। अब इसके बाद क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था, इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, ax + by + c = 0। उस साइड 0 रहता है, मतलब सबको इस साइड लेके आ जाओ। तो चलो सबको इस साइड लेके आते हैं। ये 3y - 3 पहले से इधर ही है, 3y - 3 पहले से इधर ही है। ये जो -2x है उसको वहाँ से यहाँ पर लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आके +2x, ये +2 वहाँ से यहाँ पर आएगा, क्या हो जाएगा -2 = 0, खत्म। अब इसको तो अच्छे से लिखते हैं। मैंने क्या बोला, पहले क्या लिखा जाता है, ax यानी कि x वाला टर्म, तो 2x आ जाएगा। दूसरा क्या लिखा जाता है, by, तो y वाला टर्म किधर है, ये रहा 3y, तो लिख देता हूँ +3y। फिर कांस्टेंट c लिखा जाता है, तो कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -2 है। -3 - 2 कितना होगा, माइनस माइनस वालों को प्लस करते हैं, आंसर माइनस में लिखते हैं। तो -3 - 2 3 + 2 5 -5, तो मैं पे लिखूंगा -5 = 0। दिस इज आर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये किसका इक्वेशन है, ये इक्वेशन है टेंजेंट का, ये इक्वेशन है टेंजेंट का। अब एक लास्ट बचा अपना इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना। लास्ट क्या बचा अपना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना, वो लास्ट है। तो चलो इसके आगे ऐसे पार्टीशन बनाते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालते हैं। ऐसे पार्टीशन छोटा सा ऐसे बनाते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालते हैं। तो मैं लिखूंगा नाउ में नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं डायरेक्टली, बाय स्लोप पॉइंट फार्मूला। क्या लिखेंगे, बाय स्लोप पॉइंट फार्मूला, बाय स्लोप पॉइंट फार्मूला। इस बार क्या निकालने वाले हैं हम लोग, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये मैं इतना फटाफट क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग को पता है मैं क्या लिखने वाला हूँ, तो इतना टाइम वेस्ट नहीं करते अच्छी राइटिंग बनाने में। बाय स्लोप पॉइंट फार्मूला, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए फार्मूला क्या होता है, तो मैंने y - y1 = m2, सब कुछ सेम, बस यहाँ पे m2 रहेगा, x - x1, ऐसे ही रहेगा फार्मूला। तो चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो वैल्यू डालता हूँ सबकी, पुट यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ। x1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, y1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, और m2 कितना आया था, m2 आई थिंक सो आया था 3/2। जिसको भी नहीं याद, जिसको भी क्या, मुझे नहीं याद है m2 कितना आया था, नीचे देखो ना, ये देखो m2 आया था 3/2, कितना आया था 3/2। तो यहाँ पे m2 की जगह पे क्या डालेंगे, 3/2 डालेंगे। कुछ गलत नहीं कर रहे हैं हम लोग, सही कर रहे हैं, m2 3/2 डालेंगे। तो देयरफॉर अब देखो y तो y रहेगा, माइनस तो माइनस ही रहेगा, y1 किधर है, y1 किधर है, ये रहा, y1 की वैल्यू 1 = m2 क्या है 3/2, 3/2 लिख दिया। फिर ब्रैकेट बनेगा, फिर ब्रैकेट x लिखा है, x तो x ही रहेगा, फिर माइनस लिखा, माइनस x1 की वैल्यू किधर है, ये रही x1 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू कितनी है 1, खत्म। अब देखो मैंने कहा वहाँ पे डिवाइड बाय 2 अच्छा नहीं लग रहा है, तो उस डिवाइड बाय 2 को इधर भेजो, तो इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 y - 1 के साथ, वहाँ पर 3 तो है ही किसके साथ, x - 1 के साथ, खत्म हो गया। अब देखो मल्टीप्लाई करो फटाफट, देखो क्या आता है, मल्टीप्लाई करते फटाफट देखते आता क्या है। पहले होगा क्या, पहले ये 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा y में, फिर ये 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में, तो होगा क्या, 2 × y क्या आ जाएगा 2y, बीच में माइनस तो है ही, और 2 1 सा क्या हो जाएगा 2 = सेम केस 3 के साथ होगा, 3 पहले जाके मल्टीप्लाई होगा x में, फिर 3 जाके मल्टीप्लाई होगा 1 में, तो होगा क्या, 3 × x कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, फिर बीच में माइनस है तो माइनस रहेगा, 3 1 सा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इतना समझ में आया क्या, आसान है इतना। इसके बाद करेंगे क्या, अपना इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, ax + by + c = 0। तो मिला जुला के उस साइड 0 होना चाहिए, सबको इधर लेके आ जाओ। तो 2y - 2 पहले से इधर ही है, रहने देते, 2y - 2 को इधर ही रहने देते, वो +3x इधर के आके क्या बन जाएगा -3x, वो -3 इधर आके क्या बन जाएगा +3, उस साइड में कुछ भी नहीं बचा, यानी कि क्या बचा 0, खत्म। लेकिन इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, ax पहले x वाला टर्म आता है, तो पहले x वाले टर्म को लिखता हूँ, x वाला टर्म कौन सा -3x, तो -3x, फिर कौन सा टर्म आता है by, तो y वाला टर्म, तो y वाला टर्म मेरा +2y,
फिर क्या लिखते हैं सी यानी कॉन्स्टेंट। देखो -2 + 3, एक प्लस में एक माइनस में, तो माइनस करूंगा सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 3 में से 2 गया बचा 1, बड़ा नंबर 3 था प्लस में था तो +1 = 0। दिस इज आर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये किसका इक्वेशन है? नॉर्मल का। हो सकता है तो मैं टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया हो, ये -3x की जगह +3x हो, ये +2y की जगह -2y, +1 की जगह -1 हो सकता है वैसा भी। अगर मैं इसको यहाँ से किधर भेज दूँ वहाँ पर, ये भी सही है। समझ में आया? और बस इसी के साथ अपना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। देखो किए क्या, वापस एक बार देख लेते हैं, वही जो हमेशा करते थे हम लोगों ने। पहले इक्वेशन दिया था, इक्वेशन ऑफ कर्व दिया था, उससे dy/dx निकाले dy/dx। क्यों? क्योंकि dy/dx से अपने को m1 मिलेगा यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो कि अपने को मिला -2/3। फिर m1 का यूज़ करके स्लोप ऑफ नॉर्मल m2 निकाले 3/2। फिर इन दोनों ही स्लोप्स और सारी वैल्यूज़ को हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला लिखा, पुट किया, सॉल्व किया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला लिखा, पुट किया, सॉल्व किया और क्वेश्चन खत्म। लेट अस मूव टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन इन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है पे फिर मैंने स्टेप्स लिख रखे। हर जगह पे स्टेप क्यों लिख रखा था? ताकि तुम लोगों के लिए आसान हो जाए। फिर भी अब स्टेप्स तो दिमाग में बैठ जाने चाहिए मेरे हिसाब से अब तक, तो इसको छोटा बना लेंगे, इतना बड़ा रखते हैं कि अपने को दिख जाए थोड़ा। ठीक है, यहाँ पर देखो स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे? पहले गिवन लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे? गिवन। अच्छा, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व। क्या इक्वेशन दिया है कर्व का? बताना। दिया है x² + y² + xy = 3। देखो एक चीज़ देख रहे हो, हर बार ना करना सब कुछ सेम ही, अरे करना सब कुछ सेम ही हो रहा है ना, बस ये इक्वेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दे रहा है, बाकी सब कुछ तो वही आ रहा है, बाकी कुछ चेंज नहीं हो रहा है क्वेश्चन में, करना सब कुछ वही है। तो पहला स्टेप क्या है? dy/dx निकालेंगे। तो चलो निकालते हैं, लिख देता है यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे निकालेंगे? लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इधर भी d/dx लग जाएगा, किसके साथ? इस पूरे के साथ, x² + y² + xy = यहाँ पर भी d/dx लग जाएगा, किसके साथ? 3 के साथ। किसके साथ? 3 के साथ। खत्म। अब बेसिक जो डिफरेंशिएशन पढ़े थे उसको याद करते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मुझे दिख रहा है यहाँ पर x² का डेरिवेटिव लेना है। तो x² का डेरिवेटिव क्या होता है? याद है तुमको? 2x। अभी पिछले 2 क्वेश्चन में भी किए थे। यहाँ पे फिर क्या लिखा है? प्लस लिखा है, तो मैं भी यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस। फिर मुझे किसका डेरिवेटिव लेना है? y² का। तो जैसे x² का डेरिवेटिव 2x होता है, वैसे y² का डेरिवेटिव 2y होता है। बस साथ में क्या लिखना पड़ता है? डॉट dy/dx। मैंने तुम लोग को बताया था, जब भी y का डेरिवेटिव लोगे, तुमने डिफरेंशिएट x के साथ किया है, डेरिवेटिव y का ले रहे हो, मजाक थोड़ी है, तो साथ में dy/dx लिखना पड़ेगा। समझ में आया? फिर प्लस, फिर एक प्लस है तो प्लस। इधर जरा ध्यान से देखो, इधर ना, इधर एक टर्म है x, इधर एक टर्म है y, उन दोनों के बीच में कुछ नहीं, यानी इनटू है। मतलब यहाँ पे 2 टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखो कलर दिखाई नहीं दे रहा ना, इधर देखो, इधर एक टर्म है x, एक टर्म है y, दोनों के बीच में कुछ नहीं, यानी इनटू है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और जब 2 नंबर इनटू हो रहे हो, 2 वेरिएबल इनटू हो रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो उस टाइम पे डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? u/v रूल। कौन सा रूल? u/v रूल। u/v रूल क्या बोलता है? फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव फर्स्ट टर्म, पहला वाला डेरिवेटिव दूसरा वाला, दूसरा वाला डेरिवेटिव पहला वाला, ऐसे था ना फॉर्मूला। फिर इक्वल टू लिखा है तो इक्वल टू लिखता हूँ। डेरिवेटिव ऑफ 3 का डेरिवेटिव कितना आता है? 0। 3 का डेरिवेटिव कितना आता है? 3 का डेरिवेटिव इज 0। समझ में आया? बस पूरा इक्वेशन बन गया। अभी रुको, डेरिवेटिव लेना बाकी है। 2x तो 2x ही रहेगा, ये 2y dy/dx, इसको भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि डेरिवेटिव ऑलरेडी हो चुका है। इधर देखो डेरिवेटिव अभी लेना बाकी है। ये जो x है, ये जो x है तो डेरिवेटिव के बाहर है, तो उसको एज इट इज लिखेंगे। डेरिवेटिव किसका लेंगे? y का। तो मैं x को क्या लिखूंगा? x को मैं लिखूंगा एज इट इज x, और y का डेरिवेटिव क्या आता है? dy/dx। याद है y का डेरिवेटिव dy/dx, इतना तो आता है अपने को। फिर यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो y डेरिवेटिव के बाहर है, डेरिवेटिव लेना किसका? x का। तो y डेरिवेटिव के बाहर था, इसलिए y को तो y ही लिखूंगा मैं सिंपली। x का डेरिवेटिव क्या आता है? x का डेरिवेटिव आता है 1 = 0। तो चलो ठीक है, और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अब देखो हम लोग करते क्या थे हर बार, अपने को वैल्यू चाहिए होती है dy/dx की।
किसकी वैल्यू चाहिए होती है, dy अपॉन dx की। हम लोगों ने एक डिफरेंशिएशन चैप्टर में पढ़ा था। तो हम लोग जितने भी dy अपॉन dx वाले टर्म्स हैं उनको अपने पास रखते हैं, बाकी सबको एक एक करके उठा के उस साइड में क्या कर देते, फेंक देते। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर अपने dy अपॉन dx वाले टर्म्स कौन कौन से, ये एक टर्म dy अपॉन dx का है, ये एक टर्म dy अपॉन dx का। तो इन दोनों को अपने पास रख लेते हैं, इन दोनों को इधर ही रख लेता हूँ, 2y, इन दोनों को ना इधर ही रखेंगे हम लोग अपने पास, 2y dy अपॉन में dx, फिर बीच में क्या प्लस, तो मिलेगा प्लस, फिर क्या x dy अपॉन में dx, खत्म, इक्वल टू उस साइड में क्या करेंगे, ये जो 2x बचा जिसके पास dy अपॉन dx नहीं है इसको उधर फेंकेंगे, ये जो y इंटू वन का तो मतलब नहीं है y, इसको भी किधर फेंकेंगे, उधर। तो होगा क्या कि ये जो 2x है उधर जाएगा, क्या बन जाएगा, -2x, ये जो प्लस y उधर जाके क्या बन जाएगा, -y। इतना समझ में आ गया तुम लोगों को। अच्छा, अब मेरे को दो dy अपॉन dx थोड़ी चाहिए, याद करो डिफरेंशिएशन चैप्टर, मुझे दो dy अपॉन dx थोड़ी चाहिए, मुझे तो सिर्फ एक ही dy अपॉन dx चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, दोनों में से dy अपॉन dx को क्या ले लूँगा, कॉमन। इन दोनों में से मैं ले लूँगा कॉमन, किसको कॉमन ले लूँगा, dy अपॉन में dx को। तो जैसे dy अपॉन dx को दोनों में से कॉमन लिया, इधर से dy अपॉन dx चला गया, तो इधर क्या बचेगा, 2y, बीच में प्लस है प्लस, इधर से भी dy अपॉन dx चला गया तो क्या बचा, x। देखो dy अपॉन dx इधर आ गया, इधर बचा 2y, इधर बचा x, खत्म। उधर पे तो जो है सो है, -2x है, -y है, समझ में आया। पर मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, dy अपॉन dx की, तो जो ब्रैकेट है इसको भी उधर भेज देता हूँ। अच्छा, ब्रैकेट यहाँ पर बीच में कोई सिंबल नहीं, यानी मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट को उधर भेजूंगा तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो मुझे मिलेगा dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू, उधर पहले से क्या था, -2x -y अपॉन में, ये पूरा गया अपॉन में आ गया, ये पूरा गया वहाँ पे अपॉन में चला गया। तो अपॉन में जाने के बाद यहाँ पे अपॉन में लिखेंगे ना हम लोग, क्या लिखेंगे, 2y प्लस एक्स अपॉन में 2y प्लस एक्स, समझ में आया। एंड दिस इज वी गॉट आर dy अपॉन dx, अपने को अपना dy अपॉन dx मिल गया, डेरिवेटिव मिल गया। देखो, मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा लंबा हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं है अगर तुमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है तो। वही डिफरेंशिएशन का बेसिक रूल जो यूज़ किए, dy अपॉन dx को अपने पास रखे और उस साइड बाकी सबको भेज दिए, dy अपॉन dx निकल गया। अच्छा, dy अपॉन dx का यूज़ क्या करते थे, m1 निकालते थे, m1 यानी कि क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो मैं लिखता हूँ नाउ m1 का फॉर्मूला क्या है, dy अपॉन में dx, और बाजू में रीज़न देता था ना, मैंने बाजू में बताता ना कि m1 का मतलब क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि तुमने m1 माना है स्लोप ऑफ टेंजेंट को, एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा किसको माना है तुमने, तो m1, समझ में आया। तो चलो ठीक है, अब वैल्यू पुट करते फटाफट। तो देयरफॉर ये m1 तो m1 ही रहेगा, dy अपॉन dx क्या आ गया, ये तो पूरा लिख देता हूँ, -2x -y अपॉन में 2y प्लस एक्स, 2y प्लस एक्स। अब मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पर x और y की वैल्यू डालनी है, मुझे यहाँ पर x और y की वैल्यू डालनी पड़ेगी, क्योंकि m1 तो नंबर में चाहिए। तो x और y की वैल्यू इस बार मैंने दिमाग में रखी हुई है, x और y की वैल्यू 1,1 है। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को भरोसा नहीं है, मेरे को याद है कि नहीं, 1,1 मतलब x की भी वैल्यू 1, y की भी वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो चलो ठीक है, इस बार पुट करते हैं। इस बार इसमें मैं लिखूँगा यहाँ पर पुट, क्या पुट, x इज इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू भी 1। तो देयरफॉर हो क्या जाएगा, ये m1 ही रहेगा, इज इक्वल्स टू -2 x की जगह पे 1, फिर क्या बीच में लिखा है -y की जगह पे 1 अपॉन में 2 y की जगह पे 1 प्लस x की जगह पे 1, खत्म। तो देयरफॉर m1 कितना सारा 1 1 1 1 हो गया ना। देखो 2 1 2 होता है, माइनस तो रहेगा, तो -2, ये -1 तो एज इट इज़ रहेगा, 2 1 2 होता है तो 2 + 1 तो एज इट इज़ रहेगा। तो हो क्या रहा है, हो कुछ यूँ रहा है कि देयरफॉर m1 इज इक्वल्स टू -2 -1, माइनस माइनस में दोनों नंबर प्लस होंगे, -3, 2 + 1 कितना होगा 3, ये दोनों कटेंगे तो मुझे मिलेगा m1 इक्वल्स टू माइनस बच गया और 3 1 3, तो 1 बचा। m1 की वैल्यू आ गई -1, m1 की वैल्यू कितनी आ गई, -1, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया हम लोगों को -1। कितना मिला स्लोप ऑफ टेंजेंट, -1। इतना समझ में आया। अब क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल यानी कि m2 निकालेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल यानी कि m2 निकालेंगे। वो कैसे निकालते हैं बताना ज़रा, वो ऐसे लिखते थे, नाउ हम लोगों को पता है m1 × m2 इज इक्वल्स टू -1 होता है, m1 × m2 इज इक्वल्स टू क्या होता है, -1। और यहाँ पर m2 क्या है, यहाँ पर m2 इज स्लोप ऑफ नॉर्मल। m2 किसको माना हम लोगों ने, स्लोप ऑफ
नॉर्मल को। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो वैल्यू पुट करते हैं, m1 की वैल्यू पता चल गया -1, तो पुट किया -1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1। m2 की वैल्यू चाहिए तो ये -1 जो मल्टीप्लाई और उसको उधर भेजो डिवाइड हो जाएगा, तो m2 इज इक्वल्स टू -1 डिवाइड में -1, माइनस माइनस कटेगा, 1 1 कटेगा, आंसर कितना आएगा 1 ही आएगा ना, माइनस माइनस कट गया और 1 के टेबल में 1 कब आता है, 1 1 1 होता है ना, तो m2 इज इक्वल्स टू 1, m2 इज इक्वल्स टू क्या आ गया 1, मतलब अपने को स्लोप ऑफ नॉर्मल भी मिल गया है जो कि क्या आया 1 आया, जो कि क्या आया 1 आया। अब हम लोग निकालेंगे क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ऊपर चलते हैं ना थोड़ा, कितना नीचे जाएंगे, बाजू में करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m1 ब्रैकेट में x माइनस x1, यही फॉर्मूला है ना। तो चलो पुट करते फटाफट, सबकी वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ, पुट। इस बार मेरे को याद है x1 की वैल्यू कितनी थी 1 थी, y1 की वैल्यू कितनी थी 1 थी, और m1 कितना था निकाले थे, भूल गया मैं m1 कितना आया था अपना, देखो चेक करो, m1 यहीं पे निकाले थे ना, देखो यहाँ पर देखो m1 अपना आया था -1, m1 कितना आया था -1, तो फटाफट यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, m1 की वैल्यू कितनी आ गई है -1, तो होगा क्या, देयरफॉर y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 1, तो लिख दिया 1 इक्वल्स टू m1 की वैल्यू कितनी -1, लिख दिया -1 ब्रैकेट में x तो x ही रहेगा, माइनस x1 की वैल्यू किधर, x1 ये रहा 1, तो लिख दिया 1, खत्म। तो होगा क्या, y -1 तो एज इट इज रहेगा, ये -1 एक बार इधर x में मल्टीप्लाई होगा तो -1 इंटू x माइनस x, फिर -1 एक बार -1 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1, समझ में आया। पर इक्वेशन ऑफ लाइन कैसा होता है, किसी भी टेंजेंट वगैरह का इक्वेशन कैसा होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो सब कुछ एक साइड होता है, दूसरे साइड 0 चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ बाकी सबको इधर ले लेता हूँ, उधर 0 छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे y माइनस पहले से y-1 यहाँ पे पहले से, उस -x को इधर लेके आओ, उस -x को इधर लेके आओ, उस +1 को भी इधर लेके आओ, तो -x जब इधर आएगा तो -x इधर x आके क्या बन जाएगा +x, वो जो +1 इधर आएगा क्या बन जाएगा -1 इक्वल टू में उस साइड क्या बचा 0, क्या बचा 0। तो अब जरा इसको लिखते ढंग से, क्या आता है पहले ax आता है, ax यानी x वाला टर्म, तो ये x वाला टर्म लिख दिया x, फिर क्या आता है by यानी y वाला टर्म, तो ये रहा y तो +y, फिर क्या आता है c यानी कांस्टेंट, तो ये -1 कितना हो गया -2 इक्वल्स टू 0, ये मिल गया मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये क्या मिल गया मुझे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब लास्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। तो चलो ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालते हैं। नाउ लिखता हूँ बाय स्लोप पॉइंट फॉर्मूला, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्मूला क्या निकाल रहे हैं हम लोग, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए फॉर्मूला क्या आता था, y माइनस y1 इक्वल्स टू m2 x माइनस x1, ये फॉर्मूला था ना। तो y तो एज इट इज रहेगा, माइनस y1 की वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ, पुट क्या पुट करना है, x1 की वैल्यू 1 पुट करनी है, y1 की भी वैल्यू 1 पुट करनी है, और m2 की वैल्यू कितनी आई थी 1 आई थी, मुझे पता तीनों की वैल्यू 1 ही, m2 की वैल्यू 1 ही आई थी। तो y है माइनस y1 की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे 1, m2 की वैल्यू कितनी आई थी 1, ब्रैकेट में x है माइनस x1 की वैल्यू भी कितनी है 1, खत्म। तो देखो y माइनस 1 तो एज इट इज रहेगा, उधर होगा क्या, ये 1 एक बार मल्टीप्लाई होगा x में, एक बार मल्टीप्लाई होगा 1 में, तो 1 इंटू x ही रहेगा, बीच में माइनस है माइनस ही रहेगा, 1 1 सा 1, कुछ भी चेंज नहीं होगा। पर इक्वेशन में क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, सेट 0 रहता है, बाकी सब इधर रहते हैं। तो एक काम करता हूँ y माइनस 1 यहाँ पे पहले से, उन सबको इधर लेके आता हूँ, वो x वहाँ से यहाँ पे आएगा क्या हो जाएगा -x, वो -1 वहाँ से यहाँ पे आएगा क्या हो जाएगा +1 इक्वल टू साइड क्या बचा 0, उस साइड क्या बचा 0। तो अब इसके आगे क्या कर सकते हैं, मैंने बोला ना अरेंज करेंगे। पहले इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, ax मतलब पहले x वाला टर्म, तो पहले -x लिखेंगे, प्लस by यानी y वाला टर्म, तो ये +y लिखता हूँ, प्लस c यानी कि कांस्टेंट। मुझे यहाँ पर दिख रहा है -1 है +1 है, ये -1 +1 क्या करेंगे एक दूसरे को काट देंगे, तो कोई कांस्टेंट तो यहाँ पे बचा ही नहीं, तो मैं सीधे यहाँ पे क्या लिख दूंगा इक्वल्स टू 0, कोई कांस्टेंट बचा ही नहीं ना, -1 +1 तो कट गया, तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट बचा ही नहीं, -x + y इक्वल्स टू 0, दिस इज आवर इक्वेशन। हो सकता है आपकी बुक में ऐसा दिया हो पीछे आंसर में x -x की जगह +x दिया हो और +y की जगह -y, मैंने बोला चलता है, किसको उधर भेजूंगा तो वही आने वाला है, समझ में आया, ये भी सही आंसर है। तो बस इसी के साथ अपना ये वाला क्वेश्चन भी क्या हो गया खत्म। देखो हम लोगों ने इसमें भी कुछ किया नहीं ज़्यादा, अगर मैं एक बार दिखा दूँ तुम लोगों को,
तो वी डिड द सेम थिंग। हम लोग ने क्या किया, यहाँ पर पहले हम लोग ने पहले dy/dx निकाले, डेरिवेटिव dy/dx निकाला, फिर उसका यूज़ करके m1 निकाले, m1 आ गया -1, फिर m1 का यूज़ करके m2 निकाले, m2 आ गया 1। फिर ये जो भी वैल्यूज़ मिली थी इन सबको पुट किया, और पुट करने के बाद क्या मिला अपने को, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिला यहाँ पर। फिर वही सारी वैल्यूज़ पुट करके अपने को क्या मिला, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यहाँ पर। और ये क्वेश्चन क्या हो गया, ख़त्म। और इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर क्या हो गया, ख़त्म। वीडियो थोड़ी सी लंबी बन चुकी है पर कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। तो इसके बाद अपने को कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा कि करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है वो हम लोग कवर करेंगे अपने अगले वीडियो में। ये वीडियो यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।